हाँ जी दोस्तों, तो हमने लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज पे लास्ट वीडियो को ब्रेक किया था, वहां से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कितनी पार्टीज हैं वो हमने देख लिया। हमारे पास एजेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ड्रॉअर है, ड्रॉई है, मेकर है नोट का या एक्सेप्टर है बिल का, इंडोर्सर है, प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में कुछ प्रायर पार्टीज होती है, उनकी क्या लाइबिलिटीज आएंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे हम लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज एज प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट पार्टी। तो इन सारी पार्टीज, बेसिकली ये सारी लिस्ट ऑफ पार्टीज हैं, इन सभी की क्या लाइबिलिटीज होती हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसको अपने को समझना है। वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट साइनिंग, मतलब जो एजेंट है यहाँ पे उसकी क्या लाइबिलिटीज होंगी। तो सेक्शन 28 इसको डील करता है, वो आपने पीछे भी देखा था। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये बात करता है एन एजेंट हु साइंस हिज नेम टू अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विदाउट इंडिकेटिंग देयरऑन दैट ही साइंस एज एजेंट। अब देखो ये चीज आपको पता है कि एजेंट जो है वो किसके बिहाफ पे काम करता है, ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो क्या एजेंट की कभी भी कोई लाइबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एजेंट कोई पर्सनल इंटरेस्ट पे तो काम कर नहीं रहा, उसको तो अपॉइंट किया उसके प्रिंसिपल ने और उसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, तो इसलिए कोई भी लाइबिलिटी अगर अराइज होगी तो वो किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। लेकिन यहां पे क्या बात आ रही है, यहां पे कहा जा रहा है कि अगर एजेंट ने ऐसा किया कि किसी भी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक के ऊपर साइन कर दिया और ये इंडिकेट नहीं किया कि भैया वो जो साइन कर रहा है वो एज अ एजेंट कर रहा है, तो उस केस में अगर वहां पे कोई लाइबिलिटी निकल के आएगी तो वो उस एजेंट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है, और उस केस में जो हमारा एजेंट है वो पूरा का पूरा खुद ही लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। Without indicating thereon that he signs as agent or that he does not intend thereby to incur personal responsibility is liable personally, पूरा का पूरा पर्सनल लाइबल है on the instrument एक्सेप्ट। अब कब ऐसा होगा जब वो लाइबल नहीं होगा? तो तब ऐसा होगा टू दोज हुज इंड्यूस्ड हिम टू साइन, जिसके सामने उसने साइन किया या जिसने उसको साइन करने के लिए कहा, उसको ये पता है कि भैया इसने जो ये साइन किया गया है ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल लाइबल है, वो लाइबल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उस केस में तो बच जाएगा एजेंट, अदरवाइज एजेंट जो है वो पर्सनली यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आगे कहा गया एन एजेंट कैन बी सूड बाय द होल्डर इन एक्शन फॉर फॉल्सली रिप्रेजेंटेटिव दैट ही हैड अथॉरिटी। अगर कोई ऐसा है जो झूठ मूठ की एजेंट बन के बैठा है और किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहा है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह साइन कर रहा है, तो उस केस में उस एजेंट के ऊपर सू भी किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल लाइबिलिटी निकल के आती है एजेंट की, कि भैया गलत काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर सू किया जाएगा। अगर तुम एज अ एजेंट काम कर रहे हो, ये इंडिकेट नहीं करोगे, तो उस केस में जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके लिए तुम पूरा का पूरा पर्सनली लाइबल हो जाओगे। तो दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। अगला आता है लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग। तो भैया इस केस में आपने पीछे देखा सेक्शन नंबर 29 में क्या देखा था आपने देखा था कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन किया हुआ है तो उस केस में वो पर्सनली लाइबल हो जाता है। और कितने हद तक? तो इन जनरल तो हम कहते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बट अगर उसने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, एक्सप्रेसली मेंशन किया हुआ है कि उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो रेस्ट्रिक्ट करेगी कहां तक? टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट रिसीव्ड बाय हिम एज सच, मतलब कि जितना उसको एसेट मिलेगा उतनी तक ही उसकी लाइबिलिटी है, उसके बियॉन्ड उसकी लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेसली मेंशन्ड है तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट इन एनी अदर केसेस उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है एज पर सेक्शन नंबर 29। ये भी हमारे लास्ट वीडियो से कंटिन्यू चल रहा है। अगला आता है जो कि फ्रेश पार्ट है यहाँ पे, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉअर है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? तो इस केस में यहाँ पे बात आ रही है, अगर मैं इसको क्लैरिफाई करूं तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बेसिकली सेंस जो है वो है चेक का। ठीक है ना? तो अगर कोई ड्रॉअर है चेक का तो उस केस में क्या होगा कि भैया जिसने अगर चेक काट के दिया है, सपोज करो वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। किसी ने अगर चेक काट के दिया, जिसने चेक को ड्रॉ किया, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा? वो कंपनसेट करेगा होल्डर को, जो भी उसका होल्डर होगा जिसको वो चेक दिया गया था उसके नुकसान को वो कंपनसेट करेगा। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है यहाँ पे, कंडीशन क्या है कि ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन टू और रिसीव्ड बाय द ड्रॉअर एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। मतलब कि भैया डिसऑनर के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए किसको? ड्रॉअर को। तो उसके बाद वो कंपनसेट करेगा जो भी उसका होल्डर होगा जिसको भी उस डिसऑनर होने की वजह से नुकसान हुआ होगा। फिर बात आती है मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज प्राइमरी। अब हमने क्या देखा है कि भैया किसी ने अगर प्रोमिसरी नोट को बनाया है, प्रोमिसरी नोट को बनाने का मतलब क्या होता है कि मैं एक नोट बना के आपको दे रहा हूं कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपको ये पैसा पे करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैंने प्रॉमिस किया है तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? प्राइमरी लाइबिलिटी है। वाइल द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर ऑफ बिल अराइज ऑन डिसऑनर बाय एक्सेप्टेंस, मतलब कि भैया मैंने आपको एक
प्रोविजन नोट बना के दिया तो उस केस में मेरी लायबिलिटी प्राइमरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ड्रॉअर की बात करूं इन केस ऑफ बिल, तो बिल के केस में जो ड्रॉअर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो कब अराइज होती है, उसकी लायबिलिटी तब अराइज होती है जब डिसऑनर हो जाए। हमारा जो बिल है वो डिसऑनर हो जाए, चाहे वो डिसऑनर बाय एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो नॉन एक्सेप्टेंस हो बाय ड्रॉई और एक्सेप्टर रिस्पेक्टिवली। The drawer of bill, however, can exclude or limit his liability upon the bill. दूसरा एक चेंज जो डिफरेंस है वो ड्रॉअर के साथ ये भी है कि बिल के केस में वो अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड भी कर सकता है या फिर अपनी लायबिलिटी को लिमिट भी कर सकता है, जो कि आपने पीछे देखा था। ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस हमें बताया गया सेक्शन 30 के अंदर। उसके बाद तीसरी बात आती है चेक की। तो अगेन यहाँ पे जब चेक हमने किसी को काट के दिया है तो चेक के केस में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, जिसने वो चेक को ड्रॉ किया है। अगर कुछ भी सिनेरियो के अंदर डिसऑनर हो जाता है तो क्या बैंकर रिस्पॉन्सिबल है। सपोज मेरा एक बैंकर है एचडीएफसी बैंक, मैंने एक चेक काट के दिया आपको, तो अगर वो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो आप जाके उस एचडीएफसी बैंक से लड़ोगे या मुझसे लड़ने आओगे। तो ऑब्वियस सी बात है मुझसे लड़ने आओगे, मुझसे कंपनसेशन मांगोगे। तो ऐसा भी सिंपल है यहाँ पे कि चेक के केस में जो ड्रॉअर होता है उसकी लायबिलिटी प्राइमरी होती है और अगर डिसऑनर हो जाएगा तो उसको ही कंपनसेट करना पड़ेगा और उसको ही उसके लिए सू किया जा सकता है। अगला आता है लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ चेक। अब जो ड्रॉई है उसकी क्या लायबिलिटी होगी, तो ड्रॉई यहां पे कौन होगा, तो हमेशा से ध्यान रखना है आपको कि चेक के केस में जो ड्रॉई होता है वो हमेशा बैंकर होता है। मतलब जैसे एचडीएफसी बैंक की मैंने बात कही वही हमेशा ड्रॉई होगा। तो ड्रॉई की क्या लायबिलिटी होगी, तो देखो सीधी सी बात क्या है कि अगर बैंक में मेरे पैसे हैं तो भैया ड्रॉई को तो पैसे पे करने पड़ेंगे किसी भी हालत में। अगर ऐसा हो सपोज मैंने एक चेक काट के दिया किसी बैंक का और बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं था, बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं था, ऐसा पॉसिबल है कि बैंक के पास सफिशिएंट फंड ना हो, तो उस केस में जो ड्रॉई है, जो बैंकर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो उस डिफॉल्ट की वजह से जो भी लॉस या जो भी डैमेज होगा किसका, ड्रॉअर का। क्योंकि भैया जब इनसफिशिएंट हो जाएगा तो जिसको मैंने चेक दिया था जैसे कि आपको, तो आप तो आके मुझसे लड़ोगे, मुझसे क्लेम करोगे लॉस वगैरह, तो आपको जो भी मैंने लॉस कंपनसेट किया तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉस में किससे कंपनसेट करूंगा, वापस जाके अपने बैंकर से, मतलब ड्रॉई से। क्यों, क्योंकि यहां पे मेरी गलती की वजह से डिसऑनर नहीं हुआ है, डिसऑनर हुआ है उस बैंकर की वजह से। ठीक है ना। तो यहां पे बैंकर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस डिफॉल्ट की वजह से जितना भी लॉस या डैमेज हुआ होगा ड्रॉअर का, मतलब कि मेरा, वो सारा का सारा मैं उससे कंपनसेट करवाऊंगा। आगे देखते हैं ड्रॉई जो होता है चेक के केस में हमेशा कौन हो सकता है, बैंकर हो सकता है। द ड्रॉई बैंक इज बाउंड टू ऑनर द कस्टमर चेक। ये एक जनरल सी बात है कि मैंने चेक दिया तो जो मेरा बैंकर है उसको भैया उसको ऑनर करना ही पड़ेगा। इफ ही हैज सफिशिएंट फंड ऑफ द ड्रॉअर एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक। इफ द ड्रॉई बैंक wrongfully dishonored the checks, it can be made liable for such default। अगर ड्रॉई की गलती से अगर वो हमारा डिसऑनर हो जाता है तो जो हमारा ड्रॉई है वो उस डिफॉल्ट के लिए लायबल होगा। The liability for such default is not towards the payee or the holder but towards the drawer. A bank is liable for dishonor of the check to the drawer, his customer only। मतलब ऐसा नहीं है कि चेक डिसऑनर हो जाएगा तो आप जाके बैंकर से कुछ मांगोगे और बैंकर आपको कंपनसेट करेगा, नहीं, बैंकर मुझे ही कंपनसेट करेगा, आप मुझसे रिकवर कर सकते हो, बैंकर से नहीं। अच्छा जी, तो यही चीज यहां पे बताई गई कि जो डिसऑनर के केस में जो लायबल होगा बैंक वो किसके लिए होगा, ड्रॉअर के लिए होगा, मतलब अपने कस्टमर के लिए होगा, नॉट टू दी पेई और द होल्डर ऑफ द चेक, मतलब आपके लिए नहीं होगा। एज देयर इज नो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द पेई, मतलब कोई भी जो आपका प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनता है वो आपके साथ और बैंक के साथ नहीं बनता। यहाँ पे जो प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरा, मतलब ड्रॉअर का और बैंक का है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 32 के ऊपर, जो कि बात करता है लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट या फिर एक्सेप्टर ऑफ बिल। मतलब जिसने नोट बनाया, मतलब जिसको पैसे देने हैं, सीधी सी बात। एक्सेप्टर ऑफ बिल मतलब जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, अगेन जिसको पैसे देने हैं, इसका भी मतलब यही निकल के आता है जिसको पैसे देने हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जिसको पैसे देने हैं उसकी क्या लायबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी ने भी नोट बनाया या फिर बिल को एक्सेप्ट किया है तो उसको पैसे पे करने होते हैं। जब भी मैच्योरिटी उसकी होगी बिल की या नोट की तो उस टाइम उसको पैसे पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे, जो भी उस नोट या फिर उस बिल के अंदर मेंशन किया गया होगा। और इन केस अगर वो पे नहीं कर पाता है तो उस केस में वो डिफॉल्टर माना जाएगा और उसको कंपनसेट करना पड़ेगा जो भी हमारा होल्डर होगा, किसका, नोट का या फिर बिल का, मतलब जिसको भी पैसे रिसीव होने थे उसको वो कंपनसेट करेगा। आगे कहा गया इफ डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट एज अपोजिट सच मेकर और एक्सेप्टर इज बाउंड टू कंपनसेट एनी पार्टी टू द नोट और बिल फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम और कॉज बाय सच डिफॉल्ट। उस डिफॉल्ट की वजह से किसी भी पार्टी को जो भी नुकसान हुआ, जो भी डैमेज हुआ है, उन सभी को कंपनसेट करेगा वो व्यक्ति जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है। अगला पॉइंट आता है लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर, सेक्शन नंबर 35। अब इंडोर्सर की क्या लायबिलिटी है, तो इंडोर्सर की लायबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, तो इंडोर्सर की लायबिलिटी
अराइज होती है कब? क्योंकि वो तो किसी और का किसी और को इंडोर्स किया जा रहा है। देखो एक सिंपल सी बात तो ये आ गई कि अगर इन शॉर्ट आप लायबिलिटी को समझोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिसकी भी गलती होगी उसको कंपनसेट करना है। और किसको कंपनसेट करना है? जिसका नुकसान होगा। उस पूरे चक्रव्यूह के अंदर जितने लोग, जितनी भी पार्टीज हैं, उन सभी को कंपनसेट करना पड़ेगा जिनका जो नुकसान होता है। और किसको करना पड़ता है? जिसकी वजह से डिफॉल्ट होता है। देखते हैं इसको। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द contrary, whosoever endorses and delivers a negotiable instrument before maturity without in endorsement expressly excluding or making conditional his own liability। मतलब एक तो होता है कि मैंने इंडोर्स किया और मैंने उसके अंदर कंडीशन डाल दिया कि मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है इंडोर्समेंट के टाइप्स के अंदर। तो उस केस में तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं आएगी, इंडोर्सर की बात ही खत्म हो जाती है। बट अगर मैं बात करता हूं कि ऐसा नहीं है, आपने कोई भी कंडीशन नहीं लगाया या किसी भी तरीके से अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? इज बाउंड देयर बाय टू एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर in case of dishonor by the drawee, acceptor or maker to compensate such holder for any loss or damage caused to him by such dishonor provided due notice। अब ये प्रोवाइडेड वाला पॉइंट पीछे भी आया था कि भैया नोटिस उसको मिलनी चाहिए, मतलब उसकी जानकारी में होना चाहिए कि डिसऑनर हो गया है। ठीक है, अब इसको जरा एक बार और समझ लो इस तरीके से कि सपोज करो तीन पार्टीज हैं ए बी सी। ठीक है, ए ने उसको इंडोर्स किया बी को, बी ने इंडोर्स किया सी को, वो हो गया डिसऑनर। तो डिसऑनर होने के बाद जो ए है, जो इंडोर्सर है बेसिकली, वो उसकी यहां पूरी पूरी लाइबिलिटी निकल के आ जाती है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो रिकवर करेगा बी से और बी जो रिकवर करेगा वो करेगा ए से आकर रिकवर। तो इसलिए ए की यहां पे प्राइमरी लाइबिलिटी निकल के आती है बिकॉज वही वहां पे इंडोर्सर था। ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज लेकिन कंडीशन वाली पॉइंट क्या आ गई कि अगर उसने इंडोर्स करते वक्त ये चीज को एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया था कि भैया मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, आगे तुम देख लेना, उसने कंडीशन डाल दी थी जैसे आपने देखा हुआ टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट के अंदर, तो उस केस में वो लायबल नहीं होता। बट इन एनी अदर केस जितनी भी सब्सिक्वेंट पार्टीज होंगी उन सभी के लॉस और डैमेज के लिए वो व्यक्ति लायबल होता है। ये आपने देखा हुआ है। इसका एग्जांपल आता है नोटिंग चार्जेस का कि सपोज सी ने नोटिंग चार्जेस पे किया तो सी रिकवर करता है बी से और बी वो नोटिंग चार्जेस रिकवर करता है ए से, तो कहीं ना कहीं लायबल कौन हुआ? ए। वो अलग बात है कि फर्दर इसको ए जो है वो रिकवर करेगा किससे? जाके ड्रॉई से। लेकिन जो हमारे इंडोर्सी हैं, जिसको इंडोर्स किया गया था जैसे कि बी और सी, उनको मतलब नहीं है ड्रॉई से, वो तो किससे मांगेंगे? हमारे इंडोर्सर से, जो कि हमारा ड्रॉअर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था आपका सेक्शन नंबर 35। आगे देखते हैं। एवरी इंडोर्सर आफ्टर डिसऑनर इज लायबल एज अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। ऑब्वियस सी बात है कि एक बार डिसऑनर हो गया तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल ऑन डिमांड हो जाता है, मतलब जैसे ही बी आके मांगेगा ए से, ए को पे करना पड़ेगा। आगे आता है आपका सेक्शन नंबर 36 जो कि बात करता है प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपने देखा हुआ है एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है कि भैया उसके साथ कभी भी कोई चीज गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पूरे सिनेरियो के अंदर जितने भी प्रायर पार्टीज होंगे, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट आया, उसके इंस्ट्रूमेंट आने से पीछे जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो सारी पार्टीज लायबल होती हैं उस होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति। मतलब कि उस होल्डर इन ड्यू कोर्स को जितना भी नुकसान होगा, जो भी उसकी अमाउंट रही होगी या जो भी उसके अंदर ट्रांजैक्शन का फिगर होगा, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो सारे के सारी पार्टीज जो है वहां पे लायबल माने जाते हैं एज पर सेक्शन नंबर 36। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 38 जो कि बात करता है प्रायर पार्टी अ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। अब इसको जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे दो चीज को कवर किया गया है। एक तो होता है टर्म हमारा श्योरिटी का और दूसरा टर्म होता है हमारा प्रिंसिपल डेटर का, कि कौन होगा प्रिंसिपल डेटर और कौन होगा श्योरिटी। इसके ऊपर यहां पे बेसिकली ध्यान दिया गया है। तो मैं इस पैराग्राफ को आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप इसको एग्जांपल को एक बार देखो। क्या कह रहा है? ए ड्रॉज अ बिल पेबल टू हिज ओन ऑर्डर ऑन बी। ठीक है जी, हु एक्सेप्ट्स। अच्छा, ए ने इंडोर्स कर दिया किसको? सी को। सी ने इंडोर्स कर दिया डी को, डी ने इंडोर्स कर दिया सी को, ई को। एज बिटवीन ई एंड बी, बी इज द प्रिंसिपल डेटर। अब ई और बी की अगर बात करें तो यहां पे बी जो है वो कौन है? प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि ई को किससे रिकवर करना है? बी से रिकवर करना है। समझ रही बात? ए बी सी डी ई ये 5 पार्टीज हैं। बी को पे करना था ए को, ए ने उसको इंडोर्स कर दिया किसको? सी को। सी ने फिर दे दिया डी को, डी ने फिर दे दिया ई को। तो फाइनली पैसे किसको मिलने हैं? ई को मिलने हैं। और किससे मिलने हैं? बी से मिलने हैं, ये पता है। ठीक है ना। तो यहां पे बी जो है वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डेटर। अच्छा, अगर बी पैसे नहीं देगा तो ई क्या करेगा? ई डी से मांग सकता है, सी से मांग सकता है और ए से मांग सकता है। मतलब ये तीन लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार की गारंटी है ई के लिए कि अगर बी ने डिफॉल्ट किया तो ये पीछे की पार्टी से रिकवर कर सकता है। तो इसलिए ए भी, सी भी, डी भी, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? श्योरिटीज हो जाएंगे। मतलब ई के लिए बी तो है प्रिंसिपल डेटर जिससे कि उसको पैसे लेने हैं, और बाकी जो ये चेन में तीनों व्यक्ति हैं, ये तीनों व्यक्ति उसके लिए क्या है? एक प्रकार की श्योरिटी है।
आगे देखते हैं एज बिटवीन ई एंड ए। अब अगर ई और ए की बात करें तो ए जो है वो प्रिंसिपल डेटर है। अगर मैं ई और ए का रिलेशनशिप देखूं तो ए से फाइनली पैसे रिकवर किए जाएंगे, और सी और डी जो है वो श्योरिटी है। सी और डी श्योरिटी कैसे है कि अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो फाइनली रिस्पॉन्सिबल कौन है इस पूरी चेन में, ए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ए मना कर देगा तो ई तो क्या बोलेगा कि भैया मैं डी से लूंगा, डी किससे लेगा, सी से। तो सी और डी बेसिकली क्या हो गया, इसके बीच के पार्टी जो कि श्योरिटी है, और ए जो है हमारे इस चेन की सबसे प्राइमरी पार्टी है, तो इसलिए वो माना जाता है हमारा प्रिंसिपल डेटर। ई और सी की बात कर लेते हैं तो यहां पे सी जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा। अगर ई और सी में कंपेयर करें, ए और बी को भूल जाएं, तो ई और सी के केस में किससे पैसे हो, मतलब नटशेल में किससे एट द एंड पैसे रिकवर होने, तो ऑब्वियस सी बात है सी से होने हैं। तो सी हमारा क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर। और अगर सी देने से मना कर देगा तो ई तो क्या करेगा, वो डी से रिकवर करेगा डायरेक्टली। तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्योरिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप पूरे चेन में से, इन शॉर्ट बता रहा हूं कि आप पूरे चेन में से जब भी आप पकड़ेंगे तो जिससे मुझे पैसे लेने हैं, मतलब उस चेन की पार्टीज में, जैसे कि मैं कहूं कि मैं ई और ए में देख रहा था, तो ई और ए में बी का सवाल ही नहीं आता ना, ई और ए में तो बी का सवाल ही नहीं आता। जब मैं ई और बी को देखूंगा तो बोलूंगा भैया बी से पैसे लूंगा, लेकिन हम कहते हैं बी को छोड़ो, अब बताओ किससे पैसे लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है ई और ए में किससे पैसे लेंगे, ए है यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, तो वो प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा। हम कहते हैं ए को भी छोड़ो, ई और सी में बता भाई किससे पैसे लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सी से पैसे लेंगे, और उसमें श्योरिटी कौन बनेगा हमारा, डी बनेगा। और ई और डी में देखें तो यहाँ पे डी जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 38 जो बात करता है वो किसकी बात करता है, डेटर की भी, प्रिंसिपल डेटर की भी, और दूसरा श्योरिटी की भी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसको, एज बिटवीन द पार्टी सो लायबल एज श्योरिटी ईच प्रायर पार्टी इज इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टरी ऑल्सो लायबल देयरऑन एज अ प्रिंसिपल डेटर। कह रहा है क्या, जितनी भी प्रायर पार्टीज होती है जिसको हम श्योरिटी कहते हैं, उसके अंदर से अगर बात करें कि अब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, मतलब कोई भी इसको लेके स्पेशली चीजें मेंशन ना हो, तो वो जो प्रायर पार्टीज है जिसको हम श्योरिटी कह रहे हैं वो एक प्रिंसिपल डेटर की तरह भी काम करते हैं, वो एक प्रिंसिपल डेटर की तरह भी काम करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। ठीक है ना, हर सब्सिक्वेंट पार्टी, मतलब जो पूरा उसका चेन बनेगा उसमें पीछे वाली पार्टीज जो है वो श्योरिटी तो है ही है, लेकिन किसी ना किसी नजरिए से वो हमारे प्रिंसिपल डेटर भी हैं। जैसे कि ई में हमने देखा कि जब मैं बी से बात कर रहा था, ई और बी, तो ए मेरा श्योरिटी था, लेकिन जब मैंने बी को छोड़ दिया, ई और ए में बात किया, तो ए मेरा श्योरिटी से बदल के क्या बन गया, प्रिंसिपल डेटर बन गया। जब मैंने ए को भी छोड़ दिया तो सी जो मेरा श्योरिटी हुआ करता था वो क्या बन गया, प्रिंसिपल डेटर बन गया। तो कहा जा रहा है इन शॉर्ट कि प्रायर पार्टी जो है वो श्योरिटी तो है ही है, अलोंग विद दैट उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की भी आती है, अगर इसके लिए कोई भी हमारा स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है। तो मतलब किसी इंडोर्सर ने अपने आप को लाइबिलिटी मुक्त नहीं किया हुआ, तो उस केस में वो श्योरिटी भी रहेगा और प्रिंसिपल डेटर भी रहेगा। ये बात करता है आपका सेक्शन नंबर 38। चलिए जी, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसके अंदर मैंने लाइबिलिटीज को जाना। थर्ड पार्ट आएगा जिसके अंदर कुछ और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, मिसलेनियस, जो कि रिलेटेड टू पार्टीज ऑन द नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उसको जानेंगे अपने लास्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।